नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 94वीं बार करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे आकाशवाणी से करेंगे मन की बात कार्यक्रम। देश विदेश के लोगों से साझा करेंगे विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें वो देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर, आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। रेडियो के जरिए इसका प्रसारण किया जाता है और अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं। खासकर इसमें जो भी मुद्दे होते हैं उनको लेकर बातचीत की जाती है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज वडोदरा में रखेंगे कई परियोजनाओं की आधारशिला। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की भी आधारशिला रखेंगे। कल राष्ट्रीय एकता दिवस पर केवड़िया जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई विकास कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। आज से गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी का ये 3 दिवसीय दौरा रहेगा। दौरे के पहले दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा जाएंगे और यहां C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखेंगे। बता दें कि यहां टाटा एयरबस द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए C-295 परिवहन विमान का निर्माण किया जाएगा और इसके बाद पीएम मोदी कल राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर केवड़िया जाएंगे। केवड़िया में जनजातीय बच्चों का म्यूजिकल बैंड पीएम के सामने एक प्रस्तुति देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर 1 नवंबर की सुबह गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित मानगढ़ हिल जाएंगे, जहां से पीएम मोदी पंचमहल के जाम्बू घोड़ा रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाम्बू घोड़ा में कई विकास कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूएनएससी के सदस्यों से मुलाकात की है। बड़ी खबर, यूएनएससी की 2 दिवसीय देखिए बैठक चली, पहले मुंबई और उसके बाद दिल्ली में। ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूएनएससी के सदस्यों से मुलाकात की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखा है। आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र किया। भारत आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी संस्कृति में वसुदैव कुटुंबकम का संदेश दिया जाता है, यह स्पष्ट किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। भारत ने दशकों से आतंकवाद से पीड़ित होने की बात की ओर ध्यान दिलाते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति है। राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही, साथ ही योजना का मार्गदर्शक आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोधी समिति के शिष्टमंडलों के प्रमुखों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आतंकवाद के सभी स्वरूपों के खिलाफ लड़ने की भारत की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधित्व राजदूत रुचिरा काम्बोज ने सीटीसी के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यूएनएससी सीटीसी के कामकाज और उसकी प्राथमिकताओं के बारे में बताया।
are a land with centuries of cultural heritage that believes in Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. We have a national commitment to fight the evil of terrorism in all its forms and manifestations. As the world's largest democracy, with one of the most open and diverse societies in the world, India has been a victim of terrorism for decades. That is why India has adopted a zero-tolerance approach to terrorism. The international community must come together to bring the perpetrators and sponsors of terrorism to justice. और हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की आज हिमाचल में विजय संकल्प रैली है। विजय संकल्प रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने वाली है यहां पर भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी का 68 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनावी शंखनाद देखने को मिलेगा हिमाचल में। हिमाचल चुनाव को लेकर पूरी तरह से बीजेपी एक्शन मोड में है और यहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम जयराम ठाकुर रैली करने वाले हैं। विजय संकल्प रैली हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाएगी। हिमाचल चुनाव पर जेपी नड्डा ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है। हिमाचल में बीजेपी की सरकार दोबारा से बनेगी, ये एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा। साथ ही कहा कि बीजेपी के साथ है जनता का आशीर्वाद। बीजेपी सरकार में बदली है हिमाचल की तकदीर और तस्वीर। हिमाचल प्रदेश में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। विपक्षी पार्टियां तो चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और अब सत्ताधारी पार्टी बीजेपी चुनावी शंखनाद के लिए तैयार है। बीजेपी की आज हिमाचल में विजय संकल्प रैली है, जिसके जरिए पार्टी शक्ति प्रदर्शन करेगी। बीजेपी इस विजय संकल्प अभियान के साथ प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनावी शंखनाद करेगी और इस विजय संकल्प रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा मौजूद रहेंगे। साहब मौजूद हैं और इस वक्त शिमला में हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर और देखिए रात में भी वो आराम नहीं कर रहे हैं बल्कि जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आपका क्या हाल है। सर, सबसे पहले विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, यहाँ का पूरा जिम्मा कैसे देख रहे हैं? रिपीट होगी या कुछ बदलाव होगा? जयराम जी के ऊपर है, मैं साथ में हूँ, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हम काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से यह चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। लोगों में वातावरण बना हुआ है, लोग मोदी जी को चाहते हैं, उनका आशीर्वाद इस प्रदेश को भरपूर मिला है, तो उसको वो संभाल करके रखते हुए संजो करके इस चुनाव को मैं भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं। हमेशा देखा जाता है जब भी कोई अहम खास भूमिका निभाने की बात आती है वहाँ पर आपका नाम सबसे पहले आता है। गुरु प्रसाद, गुरु बाबू, देखिए ये है वो प्यार जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि कोई भी छूटे ना, और यही वजह है कि जब अपने पुराने साथी मिलते हैं तो हमेशा ऐसे मिलते हैं नड्डा साहब कि जैसे सालों से मिलते आ रहे हो, चाहे कितना बिजी रहे लेकिन अपने लोगों को कभी नहीं भूलते। यही वजह है कि देखिए हमारा इंटरव्यू रोक कर उन्होंने पहले बुलाया कि नहीं मैं मिलूं। सर, आपकी इसी अदा के सब कायल है। धन्यवाद जी। लेकिन हम ये हमारा क्या एजेंडा बीजेपी का रहने वाला है सर? डेवलपमेंट और हिमाचल की तस्वीर और तकदीर बदल रही है जयराम जी के नेतृत्व में। आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद मिल रहा है, उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आज विकास का मोमेंटम आ चुका है, उस मोमेंटम को गति देते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ इंडिया से बातचीत करने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे एक सवाल चाहेंगे, और क्या प्लानिंग अब आगे, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है? देखिए, प्लानिंग कल से हमारी बिल्कुल शुरुआत है कैंपेन की। पूरे 88 विधानसभा क्षेत्र में हम जा रहे हैं और 88 विधानसभा क्षेत्र में सब जगह सभाएं कर रहे हैं। केंद्र के और प्रदेश के नेता आ रहे हैं और उसके बाद सिलसिलेवार हर रोज़ केंद्र और प्रदेश के नेता जाकर के चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे और हिमाचल में भाजपा की सरकार बनाने का अब की बात तय किया है फिर से, और वो बना करके छोड़ेंगे। स्टार प्रचारकों में कौन आ रहा है? योगी जी की डिमांड सुना है ज़्यादा हो रही है? योगी जी आ रहे हैं,
सबसे बड़ी बात तो कि प्रधानमंत्री जी का आना है, अमित भाई जी का आना है, राजनाथ सिंह जी का आना है, गडकरी जी का आना है, योगी जी तो आएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए ये हिमाचल के सीएम मुख्यमंत्री साहब मौजूद थे, जो इस वक्त रात में भी देखिए कैसे शिमला की सड़कों पर घूम रहे हैं जेपी नड्डा साहब के साथ। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं निदा अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के साथ, न्यूज़ इंडिया शिमला। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान के गुजरात दौरे से जुड़ी बड़ी खबर। केजरीवाल और मान के गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन है। भावनगर में केजरीवाल और भगवंत मान की जनसभा रखी गई है। विभिन्न क्षेत्रों के लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुजरात दौरे पर हैं और केजरीवाल और मान के गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन है। भावनगर में केजरीवाल और मान की जनसभा है। विभिन्न क्षेत्र के लोग आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर काफी सक्रिय है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत आपके कई वरिष्ठ नेता गुजरात का दौरा कर रहे हैं। इस कड़ी में केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ गुजरात पहुंचे हैं। दोनों नेताओं के 3 दिन के गुजरात दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। केजरीवाल और मान आज भावनगर के गारियाधार और धोराजी में जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सोठिया के मुताबिक केजरीवाल आज आम आदमी पार्टी की रणनीति को लेकर प्रदेश के नेताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। इस दौरान विभिन्न इलाकों के लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख को लेकर बेशक अटकलों का दौर जारी है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल पूरी तरह से इलेक्शन मोड में है। गुजरात चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार जोरों पर है। सत्ताधारी बीजेपी के साथ साथ विपक्षी दल के नेता भी खूब जनसभाएं कर रहे हैं। इस कड़ी में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे। उनके 2 दिवसीय गुजरात दौरे का आखिरी दिन है और ओवैसी दौरे के आखिरी दिन अहमदाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले ओवैसी ने पहले दिन अपने संबोधन में बीजेपी सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के फैसले पर घेरा। ओवैसी ने कहा था कि वो हैरान नहीं है, जब भी चुनाव आसपास होते हैं तो बीजेपी इस तरह के मामलों को ही सामने लाती है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना के महबूब नगर में गरजे हैं राहुल गांधी। जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना में गरजे हैं राहुल गांधी और जीएसटी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जीएसटी से देश के लाखों लोगों को नुकसान हो रहा है, ये कहना है राहुल गांधी का। तेलंगाना सरकार पर निशाना भी साधा गया। बुनकरों की मदद टीआरएस सरकार ने नहीं की है, ये कहना है राहुल गांधी का। भारत जोड़ो यात्रा में तेलंगाना में है फिलहाल राहुल गांधी और ऐसे में निशाना साधा है मोदी सरकार पर, तेलंगाना की सरकार पर, और कहा कि मुख्यमंत्री गरीबों की जमीन छीनने में लगे हैं। कांग्रेस की सरकार आई तो जीएसटी से छूट दी जाएगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। तेलंगाना के महबूब नगर में लोगों को सार्वजनिक रैली में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी की वजह से देश के लाखों लोगों को नुकसान हुआ। साथ ही राहुल ने प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए बुनकरों की मदद न करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री गरीबों की जमीन छीनने में लगे हैं। मौके को भुनाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई तो जीएसटी से राहत दी जाएगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान पर ब्रेक लग गया है।
एलजी ने सीएम केजरीवाल को फाइल वापस भेज दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, कल ही आम आदमी पार्टी ने एलजी हाउस के बाहर प्रदर्शन किया था। ऐसे में एलजी ने सीएम केजरीवाल को फाइल वापस भेज दी है और पुनर्विचार कर फाइल जमा करने की सलाह दी है। फाइल पर एलजी विनय सक्सेना ने टिप्पणी की है। फाइल में ऐसा कुछ नहीं जो अभियान को प्रभावी बताइए, स्पष्ट किया है। कहा है एलजी ने सिर्फ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को पर जोखिम होगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच टकराव बढ़ गया है। दिल्ली में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार के रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान पर शुरू होने से पहले ही ब्रेक लग गया है। एलजी सचिवालय से मिली जानकारी के मुताबिक एलजी विनय सक्सेना ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान से संबंधित फाइल सीएम केजरीवाल को वापस भेज दी है। एलजी ने फाइल का अवलोकन कर मुख्यमंत्री केजरीवाल को अभियान पर पुनर्विचार कर फाइल जमा करने की सलाह दी। एलजी ने अवलोकन में पाया कि फाइल में ऐसा कुछ नहीं है जो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रभावी साबित करे। यह अभियान केवल सिर्फ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को जोखिम में डालेगा। दिवाली के बाद प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में दिल्ली में नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। एक तरफ जहां प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियां प्रदूषण के खिलाफ एक्शन मोड में हैं, दूसरी तरफ प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच खींचतान लगातार जारी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मिजोरम से आ रही है। बड़ा हादसा हुआ है मिजोरम में। मिजोरम के आइजोल में बड़ा हादसा हुआ है। पेट्रोल लेकर जा रहे टैंकर में आग लग गई है और 4 लोगों की झुलसने से मौत हो गई है। 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना में टैक्सी और 2 पहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया है। मिजोरम के आइजोल जिले में शनिवार को बड़ा हादसा हुआ। आइजोल जिले के तुईरियल इलाके में शनिवार देर रात पेट्रोल लेकर जा रहे एक टैंकर में आग लग गई। आइजोल के पुलिस अधीक्षक ने हादसे में 4 लोगों की मौत और 10 लोगों के घायल होने की जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटना में एक टैक्सी और एक 2 पहिया वाहन भी टैंकर की चपेट में आ गया और क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आग लगते ही टैंकर में विस्फोट हो गया और 4 लोगों की बुरी तरह से झुलसने से हालत खराब हो गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बम धमाकों से फिर दहला है सोमालिया। राजधानी में 2 कार में धमाका हुआ है। सरकारी दफ्तर के बाहर ये बम धमाका हुआ है और अब तक करीब 30 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति हसन शेख ने इसे आतंकी हमला बताया है। आतंकी संगठन अल शबाब को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। 5 साल पहले भी इसी जगह पर बम धमाका हुआ था। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में सरकारी दफ्तर के बाहर 2 कार में बम विस्फोट हुए हैं। बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की खबर सामने आई और तकरीबन 30 लोगों की अब तक मौत हो गई है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कड़े कदम उठाने को लेकर बैठक कर रहे थे। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन राष्ट्रपति हसन शेख महमूद ने आतंकी संगठन अल शबाब को इसका जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने इस हमले को कायराना बताया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में 30 लोगों के शव लाए गए, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं। करीब 5 साल पहले ठीक इसी जगह 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। एक और बड़ी खबर आ रही है साउथ कोरिया से, जहां के सियोल में खौफनाक हादसा हुआ है। हैलोवीन का जश्न मातम में बदल गया है। हैलोवीन पार्टी में भगदड़ मच गई, जिससे 149 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पार्टी में दर्जनों लोगों को एक साथ हार्ट अटैक आया है।
साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में खौफनाक हादसा हुआ। सियोल में शनिवार देर रात हुई हैलोवीन पार्टी लोगों के लिए काल बन गई है। सियोल की मार्केट में चल रहा हैलोवीन का ये जश्न तब मातम में बदल गया जब यहां भगदड़ मचने से 149 लोगों की मौत हो गई और 150 लोग जख्मी हुए। जरूरत से ज्यादा भीड़ होने से भगदड़ मच गई, जिसके बाद दर्जनों लोग सड़क पर बेसुध होकर गिर गए। दर्जनों लोगों को एक साथ हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हुई, जबकि हालांकि कुछ लोग दबकर मर गए। मरने वालों का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी में भगदड़ मचने से हार्ट अटैक से पीड़ित करीब 50 लोगों को सीपीआर दिया गया। इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि 81 फोन ऐसे लोगों के आए जिन्हें सांस लेने में दिक्कत थी। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने बयान जारी कर अधिकारियों से घायलों को बेहतर इलाज देने का निर्देश दिया। उत्सव स्थल की सुरक्षा की समीक्षा करने को कहा। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने बताया कि इटावन लेसर जिले में एक संकरी गली में भीड़ बढ़ने से यह घटना हुई। एक और बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां पर आज ड्राई डे घोषित किया गया है। छठ के मौके पर आज ड्राई डे घोषित किया गया है। आज बंद रहेंगे दिल्ली के सभी ठेके। छठ पर्व को लेकर एलजी ने ड्राई डे घोषित किया है। भारत के पूर्वी राज्य के साथ साथ दिल्ली में भी छठ की धूम है और इस बीच दिल्ली में पहली बार छठ पूजा के दिन ड्राई डे घोषित किया गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसे लेकर आदेश किया। एलजी वीके सक्सेना की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक दिल्ली में आज छठ पूजा के मौके पर ड्राई डे रहेगा और ड्राई डे पर शराब की दुकानें बंद रहती हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।